हेलो बेटा, चलो एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में रह गया है, वो हम खत्म कर लेते हैं। और इसमें डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, उसका डायग्राम मैंने थोड़ा बनाया हुआ है, आपको समझा देता हूँ पूरा क्या है। देखो, एक्चुअली हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, याद करो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को डिफाइन कर लिया था। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ आई थी हमारी 12.27 समथिंग डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। अगर इसको तुम ऐसे भी याद रखो, ये लगभग देखो 12 का स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाता है, लगभग 44, और इसका करते हो तो लगभग ये आता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाय वी एंगस्ट्रॉम में। ये याद रखना, कई बार इससे भी तुम्हारे कैलकुलेशंस और आसान हो जाएंगे, लगभग। ठीक है, यहाँ डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, मैं ये तुम्हें इस अरेंजमेंट के थ्रू बताता हूँ पूरा। ये अलग अलग फिगर थोड़ा बना होता है, मैंने थोड़ा ऐसे बनाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक इसमें और सपोर्टिंग में एक लॉ आएगा, ब्रैग्स लॉ। ये केमिस्ट्री में तुम्हें पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो इसका प्रूफ मैं कर दूंगा। ये लॉ क्या होता है ये मैं तुम्हें समझा दूंगा। बट पहले मेरा मेन जो है वो जर्मर एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने क्या बोला और क्या कहा। और इन्होंने ये कहा कि जब अगर एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से हिट करता है तो डिफ्रैक्ट होता है। डिफ्रैक्ट होने का मतलब है कि वो अलग अलग जाता है। डिफ्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन टूट गया टुकड़ों में, बात है। तो मेन चीज है इसका डिफ्रैक्शन देखना है। तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन अब हमारे दिमाग में आया कि भाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो अगर किसी भी मेटल से हिट करेगा, मेटल में सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो निकल में सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट आया, इसलिए हम लोग निकल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कैसे कराया जाए, पहली बात हम इलेक्ट्रॉन लाएं कहां से। तो उन्होंने क्या किया, एक फिलामेंट बनाया, ये एक फिलामेंट है, इसके ऊपर बेरिलियम की कोटिंग कर दी। बेरिलियम की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि बेरिलियम क्या होता है कि उसका वर्क फंक्शन कम होता है। तो अगर उसको थोड़ी भी हीट मिलेगी तो हीट होगी तो उसमें हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। याद है हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी हम किसी सरफेस को हीट देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसका वर्क फंक्शन होता है कम, बेरिलियम यहाँ पे लगा दिया है। और ये जो बैटरी है ये लगभग आप मान लो इसके साथ देखो, पहले ये कनेक्ट किया, तुम चाहो तो पहले इसको हटा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ नहीं था, ये मान लो हटा दिया। तो ये इतना पोर्शन ये फिलामेंट था, इसके साथ मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ये बैटरी लगभग मान लो 5 वोल्ट की 6 वोल्ट की इस तरह से बैटरी होती। जब इसको कनेक्ट किया तो यहाँ हीट हुई उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। अब उन इलेक्ट्रॉन को मुझे एक्सीलरेट कराना है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराने के लिए उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें देना पड़ेगा, तभी तो एक्सीलरेट करेगा। ये बात समझ में? तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को देने के लिए मैंने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, जो कि मैं ये बना रहा हूं कि यहां पे ये और ये। इसका मैं क्या क्यों ऐसे बना रहा हूं, उसका रीजन तुम समझ लो। क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अगर इधर है तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, जो मैंने यहां मेंशन करी। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सेलरेट करेगा, पक्का। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करेगा तो ये बेसिकली एक सिलेंडर बनाया जाता है जो बहुत नैरो सिलेंडर होता है। हमने काफी यहाँ थिक बनाया है समझाने के लिए। ये कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो आपको बोला जाए कि यहाँ पे ऐसा कोई फिलामेंट लगाया गया इस तरह से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो ये सिलेंडर यहाँ ऐसे बना लिया जाता है, इस तरह का एक छोटा सा सिलेंडर, और इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर एक्सेलरेट करके बाहर निकलेंगे। तो वही कुछ अरेंजमेंट है ये, पक्का। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके इसमें एक्सेलरेट करते हैं तो यहाँ पे थिन होल से एक तरह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे जाके इस निकल के सरफेस पे हिट करती है, और हिट करने के बाद इन इलेक्ट्रॉन का जो है वो डिफ्रैक्शन हो जाता है, यानी अलग अलग जगह पे जाके इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा दिया। ये एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और इसके साथ कनेक्ट होता है एक गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर अगर तुम्हें याद हो तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली डिफ्लेक्शन शो करता है। एक ऐसा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ऐसे निडल लगी होती है जीरो पे, और जैसे उसमें करंट आई तो वो डिफ्लेक्ट करता है ऐसे, बात समझ में? तो डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं जिसकी वजह से करंट आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, जहां इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां पहुंचकर उनको डिटेक्ट करता है, जहां इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां पहुंचकर उनको डिटेक्ट करता है। तो ये इस पे पूरा स्लाइड करता हूं, ये स्केल लगा, पक्का। अब हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और यहां पे इस सरफेस पे गए तो वो डिफ्रैक्ट हुए, हर जगह फैल गए। तो अब हर जगह फैल गए, कहां पे जाता है क्या हुआ,
वो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन रे थी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रेज आ रही हैं। पक्का? अब ये एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल को मैंने फाई मान लिया। इतना सबको समझ में आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? पहले तो एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट तुम्हें समझ में आया, और इसमें जो बैटरी लगाई गई इसका वोल्टेज थोड़ा ज्यादा रखा गया। ये लगभग एक रेंज होती है कि 44 से 68 तक रख सकते हैं। मतलब इसके पहले फालतू में कोई काम की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं मिला या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, और इसके बाहर भी नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि इस रेंज में अगर जाते हो तो तुम्हें एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। इंटेंसिटी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह पे नजर आएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या? अब देखो यार, कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास जादू नहीं था कि बस एक एक्सपेरिमेंट किया और एक बार में रिजल्ट आ गया। डेफिनेटली उन्होंने इन मेटल्स को भी अलग अलग लगाया होगा, इस पे जाने कितने वोल्टेज का चेंज किया होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन को अलग अलग वोल्टेज पे एक्सेलरेट कराया होगा और फिर यहाँ हिट करवाया होगा, तो उनके डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किए गए होंगे और वो एंगल ऑब्जर्व किया गया होगा कि किस एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किस एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस जगह पे कितने आ रहे हैं, इस जगह पे कितने आ रहे हैं, इस जगह पे कितने आ रहे हैं। ऐसे बहुत बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा। देन आफ्टर इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने एक कंक्लूजन ये निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, और उन्होंने एक वोल्टेज डिफाइन किया, जो इसका वोल्टेज उन्होंने लगभग माना कि अगर मैं 54 वोल्ट का मैं इस पे पोटेंशियल डिफरेंस रखूं तो 50 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे? 50 डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर पे आता है। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर पे आने का मतलब हुआ कि 50 डिग्री के एंगल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में आ रहे होंगे, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। सिंपल बात है कि नहीं? पक्का? ये एक एक्सपेरिमेंट फैक्ट उन्होंने किया। अब ऐसा नहीं है कि अगर तुम इसको 50 डिग्री कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, उस पर भी आ रहे होंगे और उस पर भी ज्यादा आ रहे होंगे, और इस पे कुछ 50 डिग्री से अगर तुम थोड़ा बहुत और कुछ कर सकते हो तो उस पर भी आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा डायग्राम दिखा या जो सबसे ज्यादा क्लोज था वो 50 डिग्री का एंगल था, 550 डिग्री था, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस का क्या होना चाहिए? 54। इस पे देखा तो उन्होंने सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में देखा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आना उस पर्टिकुलर एंगल पे और उस पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए। बात समझ में आई? पोटेंशियल उन्होंने बहुत चेंज किया होगा, ये रेंज आई। पक्का? तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। ये बात समझ में? ये सिंपल बात ये हुई कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहीं पे गिर रहे थे जिसकी वजह से इंटेंसिटी ज्यादा हुई। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही होगी सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा गिरे और इंटेंसिटी चलो ज्यादा हुई, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हुआ, तो इससे ये कहां से प्रूव हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में है? दिमाग में तो आएगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। अभी तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर में है, तुम एक जगह पे 100 चीजें गिरा लो और एक जगह पे 10 चीजें गिराओ, एक जगह पे 10 चीजें गिराओ, तो जहां पे 100 चीजें गिरी वो ज्यादा नंबर ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन इससे ये पता थोड़ी ना चला कि ये भाई वेव नेचर है। जैसे एक जगह पे तुम 10 बॉल गिरा दो तो 10 बॉल गिर गई, और एक जगह पे तुम मान लो 2 बॉल गिराओ, इधर भी 2 बॉल गिराओ, तो 10 बॉल जहां गिरी है वहां इंटेंसिटी तो बढ़ गई। लेकिन ये कैसे पता चला कि जो बॉल है वो वेव नेचर शो कर रही है? इससे तो अभी कुछ पता नहीं चला। तो यहां तक अभी कुछ पता नहीं चला। बात समझना ढंग से, मेरी बात अच्छे से सुनना। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने फिर थोड़ा सा इसमें चेंज किया। यही इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खूबसूरत बात है और सबसे अच्छी चीज है। उन्होंने क्या किया कि यहां पे जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही थी ना उसको कम किया। कम करके मान लो इतना कर दिया, लगभग आप ऐसे मानो कि उन्होंने ये माना कि लगभग 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही भेजे। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट एज्यूम करो 1 और 2, मतलब कम से कम एकदम बारीक हो दिया था कि 1 ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इतने कम इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन मान लो, मैं तो कहता हूं 1 इलेक्ट्रॉन यानी उन्होंने भेजा। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां भेजा तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्रैक्ट होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन के टुकड़े हो गए हों, यहां पे भी हर जगह आ गया हो और डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा हो। ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो उसको हम टुकड़े तो नहीं कर सकते उसके। ये बात समझ में? लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन भी 50 डिग्री पे इतने वोल्ट के पोटेंशियल पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी शो कर रहा था। अब बात यहां से समझने वाली थी कि यार ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो हमें इंटेंसिटी की बात समझ में आती कि भाई 100 इलेक्ट्रॉन आ गए ज्यादा इंटेंसिटी आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन आए कम इंटेंसिटी है, ये बात समझ में आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आए
और वो इसी जगह पे है, जरूरी थोड़ी है वो यहाँ पे भी तो आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहुंच तो एक ही जगह सकता है ना, मेरी बात समझिए, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इंटेंसिटी इतनी कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ढंग से इस बात को समझना। हुआ ये कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि यार एक इलेक्ट्रॉन भी 50 डिग्री पे इतने बॉडी के पोटेंशियल में जिसको एक्सेलरेट करा के भेजा गया था निकल सरफेस के ऊपर, वो 50 डिग्री पे अभी भी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिख रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या इंटेंसिटी, यहां से अब साइंटिस्ट से तो दिमाग तो लगाएगा, तो वहां से उसने दिमाग लगाया कि यार ऐसा हो रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का अगर वेव नेचर होगा, तो सोचो एक चीज तुम अभी आगे पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, बट उसको मैं यहां पे तुम्हें थोड़ा दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर में चल रहा होगा तो वेव का क्या पार्ट होता है, वेव में अगर तुम याद करो तो मैंने तुमको एक चीज समझाई थी जब तुम 11th की वेव पढ़ रहे थे, वहां पे हमने तुम्हें स्टैंडिंग वेव की बात करी थी, याद है ना? दो वेव सुपर इंपोज होती हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देती हैं, बताया था यार, ये बात समझ में आ रही? तो सोच अगर वेव एक जगह पे ज्यादा इंटेंसिटी भी दे सकती हो और कम भी दे सकती हो, तो वेव नेचर है ना उसका, पक्का। तो इनको जो इस पूरे में इंटेंसिटी मिल रही थी एक इलेक्ट्रॉन की, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में जा रहा हो। क्यों? कहीं पे वो मिलके क्या बना रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस बढ़ गई होगी, या कह सकते हो कि इंटेंसिटी बढ़ गई होगी। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो कितने पे बना रहा है, 50 पे, तभी तो इसी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन ने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी दी। एक या दो इलेक्ट्रॉन, तो मान लो सारे मत मानना कि 100-200 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ी। तो ये बात तो यहां से प्रूव हो गई कि भाई अगर वो ऐसे हो रहा होगा, इस पूरे उस पे स्केल पे इंटेंसिटी आ रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, एक ही इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक या दो मान सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक थोड़ी ना वो निकाल सकते हैं यार, एक या दो इलेक्ट्रॉन ऐसे मान सकते हो। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये वेव नेचर में रहा होगा, तभी वो मिलके एक जगह पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इसको इंटरफेरेंस ना बोलो, इसको बेसिकली डिफ्रैक्शन बोलते हैं सिंगल स्लिट को। तो एक जगह पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी तभी पॉसिबल हो सकती है जब वो वेव नेचर में शो कर रहा हो। अंडरस्टैंड होगा? तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंट इस बात के लिए फेमस हुआ कि ये वेव नेचर शो कर रहा है, पक्का। अब इंटेंसिटी का लॉजिक क्या होता है, आप तुम ऐसे समझना कि जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं यहां पे मैं तुम्हें एंगल को बना रहा हूं फाई को, और यहां पे मैं तुम्हें इंटेंसिटी दिखा रहा हूं। तो एंगल फाई है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ ऐसे आया कि अगर मैं यहां पे 50 डिग्री पे देखूं तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही थी, उसके पास आजू बाजू कम मिल रही थी, उसके आजू बाजू कम मिल रही थी। तो वेव का भी तो यही नेचर होता है, किसी एक जगह पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, उसके आजू बाजू कम होती है। ये बात समझ आ रहा है? और ये कितने डिग्री पे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो वी नॉट इन्होंने 54 डिग्री पे, सॉरी 54 वोल्ट पे ऑब्जर्वेशन किया सबसे ज्यादा। और इसके पहले अगर मैं इस पोटेंशियल को कम करूं, मालूम है, अगर तुम्हें ऐसे बोलूं कि ये इंटेंसिटी है और पोटेंशियल को मैं दिखा दूं लगभग 20 वोल्ट के आसपास, तो ये लगभग ऐसे मिला है। ये पूरे ग्राफ तुम्हारे उसमें बने हुए हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ऐसे बना था, मतलब अब तो अगर ये 50 डिग्री पे भी ले लो तो वो भी यही है, इस पे ले लो, इस पे ले लो, तो सब पे लगभग एक ही जैसी इंटेंसिटी आ रही, तो इसको वेव नेचर नहीं बोला जा सकता था। बट यहाँ पे ऐसा किया गया तो ये वेव नेचर शो करा। अंडरस्टैंड हो रही मेरी बात? कोई इसमें डाउट तो नहीं है? तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से परफॉर्म करके ये बात प्रूव करता है कि वेव नेचर। अच्छा, अब जरा डी ब्रोगली की बात सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था, तो अगर उनका एक्सपेरिमेंट सही है, उन्होंने भी कहा और इन्होंने एक दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखा, तो वो तभी हो सकता है जब वेव नेचर शो करेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, पक्का। अब हम बात करते हैं जो डी ब्रोगली ने बोला था, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 अप्रोक्सीमेट डिवाइडेड बाय वी एंगस्ट्रॉम। ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये सबके लिए वैलिड नहीं है, नालायक एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, पक्का। तो अब भी तुमने कितना लिया, 54। तो जब यहां से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 150 डिवाइडेड बाय 54, तो ये लगभग आता है, मुझे तो याद है, तुम देख लेने पर कैलकुलेशन करके, इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर। यानी ये वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर डी ब्रोगली के हिसाब से आ रही है। अच्छा, अब थोड़ी बात समझना, इन्होंने, यार प्लीज इस थोड़ा समझना, इन्होंने एक या दो इलेक्ट्रॉन की बात करी और कहा वो वेव नेचर शो कर रहा है, इसको सपोर्ट किया ब्रैग्स लॉ ने। अब वो ब्रैग लॉ क्या है, अब तुम्हें मैं ये बताता हूं कि ये चीज कैसे हुई और क्या किया गया। ढंग से ध्यान देना, ये लॉ केवल इतना बोलता है, ये इनका कहना ये है कि जो हमें पूरा लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है कि 2D
साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। बेसिकली ये तुम्हें केमिस्ट्री में शायद इतना ही बोल दिया गया होगा, ये होता है। अब ये क्या चीज है, ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं तुम्हें सिखा देता हूं। पहले बताओ ये बात समझ में आई सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें। अब मैं इस बात को सपोर्ट करने जा रहा हूं कि जब इन्होंने कहा है कि एक या दो इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो वो वेव नेचर शो करेंगे, वो मैं इससे सपोर्ट करूंगा इनका पक्का, और अप्रॉक्सीमेट वो वही आएगा जो हमने ये निकाला है। तो बेसिकली तुम अगर ध्यान से देखो एक दो चीजें, मैं थोड़ा सा इसको हटाऊं तो थोड़ा सा यहां पे बनाता हूं इस चीज को, ठीक है। देखो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा समझ आया, इस रेंज में होना चाहिए, प्लीज ये याद रखना। ये इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये है, ये इतना आ रहा है, ये डी ब्रोगली ने बोला था। इनका एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो उन्होंने डिफ्रैक्शन शो किया है, ये मैं तुम्हें ब्रैग्स लॉ से प्रूव करके दिखाता हूं कि इन्होंने ये कैसे सोचा। ओके, इसको मैं हटाता हूं। देखो होता ये है कि ये निकल का सरफेस था, इसी पे तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, तो मैंने ऐसे माना कि ये बड़ा सा सरफेस बना, प्लीज अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि एटम होते हैं इसके अंदर, अगर हम अंदर की बात करें तो एक एटम की लेयर कुछ ऐसे नहीं होगी, ये एटम की लेयर से है ना, फिर एक लेयर ऐसे भी रही होगी, ये एटम्स की लेयर बना रहा हूं है ना, और ये एटम की लेयर बनाते कुछ इस तरह से मैंने मान लिया। इनकी जो डिस्टेंस होती है, एटॉमिक डिस्टेंस इनके बीच की, उसको नाम उन्होंने डी दिया। ये जो मैं डी लिख रहा हूं ना, ये एक एटम, ये कैसा मालूम, ये निकल है, उसके अंदर की चीजें ये सब चल रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे इंसिडेंट हुआ जस्ट लाइक दिस वन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से इंसिडेंट हुआ और ये डिफ्रैक्ट करके कुछ ऐसे चला गया, ये चला गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन में और मान लेता हूं जो यहां पे आया, प्लीज थोड़ा समझना ढंग से यार, वो यहां लगा और वो डिफ्रैक्ट करके कुछ ऐसे चला गया, पक्का। ये दो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखाए जिनका डिफ्रैक्शन हुआ, बात समझना, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कितनी है, डी। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, प्लीज ढंग से सुन लेना यार, बहुत जरूरी बात है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, वेव में है, हिट करके ऐसे निकला, ठीक है, तो यहां पे एक वेव ऐसे जा रही होगी, जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, अगर तुम ढंग से देखो तो ये जो है कि इस तरह से वेव नेचर अगर शो कर रहा है तो ठीक, यहां इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी तो एक वेव नेचर होगा जो ऐसे जा रहा होगा, पक्का। अगर ये दोनों वेव नेचर इस तरह से मिले तो मैक्सिमा बनेगा, ये मैंने तुम्हें वेव में समझाया, और अगर ऐसे मिले तो मिनिमा बनेगा। ये बातें हमने की हैं बहुत ढंग से, पक्का। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीज जो यहां से ऐसे आई और ऐसे गई, और ये यहां से आया ऐसे गया, अगर तुम इससे एक परपेंडिकुलर डाल दो जस्ट लाइक दिस वन, ये, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो जस्ट लाइक दिस वन, तो देखो ये दोनों एक साथ यहां पे है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं, इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तुम याद करो, मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू, ये हमने किया था यार, क्या था ये, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, याद आ रहा है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमने किया था, तुम्हें याद होना चाहिए, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, ये याद नहीं याद आ रहा है, x1 माइनस x2 दो वेव के पार्टिकल्स हैं, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। फिलहाल अभी इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है, यहां तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं और यहां के बाद भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं, लेकिन तुम सोचो अगर ये पाथ पे गया है तो इसने कितना ज्यादा पाथ कवर किया है, यहां से स्टार्ट करा गया तो ये, और इतना ज्यादा पाथ कवर किया, तो इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस यही तो है। अब तुम ये बोल रहे हो डी है, ढंग से समझना, ये क्या बोल रहे हो, डी। अब जरा बताओ, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था, ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का एंगल तो फाई है, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल कितना हो गया, फाई, मैं वहीं से रिलेट कर रहा हूं, लेकिन इस एंगल को इन्होंने माना थीटा, जो कि यहां दिया है, वो ये वाला थीटा होता है। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लीज ढंग से समझना। अगर ये एंगल थीटा है, ढंग से ध्यान देना,
तो सोच, ये लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसमें क्या दिक्कत है? पक्का समझ में आ रही मेरी बात? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब खैर वो बात अलग है। ये डी है तो इतना कितना, अगर ये चीज ध्यान दो तो ये है डी साइन थीटा। पक्का? ये क्या है? डी साइन थीटा। तो ये भी कितनी होगी? डी साइन थीटा। तो पता है इसके और इसके पाथ में कितना डिफरेंस है? 2d साइन थीटा। और 2d साइन थीटा अगर पाथ डिफरेंस देखा जाए तो वो बराबर होता है n लैम्डा के। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ हो सकती है। अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है। बात समझ में? पाथ डिफरेंस लैम्डा का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये एक वेव ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, और दूसरी वेव पाथ डिफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोच अगर वो ऐसे बन रही है तो ये पाथ डिफरेंस 0 है। लेकिन अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि एक वेव ये बन रही है तो सोच दूसरी वेव यहां से ऐसे बन रही होगी कुछ इस तरह की, अगर तू ढंग से ध्यान दे तो इन दोनों को भी सुपर इम्पोज, क्योंकि ये लैम्डा का पार्ट डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, तो सुपर इंपोज करेगा ना इस तरीके से। तो हम मान लेते हैं कि यहां पे जो टर्म आ रहा है वो n लैम्डा है और हम 1 के लिए डील कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू मैं 1 रख देता हूं। अंडरस्टैंड हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? प्लीज जल्दी समझ लेना। अब बात ये आती है कि जो ये निकल के अंदर जो ये मॉलिक्यूल डिस्टेंस होती है ये लगभग बराबर होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम के। प्लीज ये थोड़ा ये डेटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है? ये बात समझ में आई? ये डी होता है। अब ये साइन थीटा है। अब जरा दो ये थीटा क्या होना चाहिए हमें ये समझना है, ढंग से ध्यान देना। ये जो थीटा का टर्म आ रहा है ये क्या है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। अब कैसे वो तो मैं समझाता हूं। तो मुझे पहले एक बात बताओ कि अगर हम ये थीटा माने तो ये एंगल कितना है? देख इतना एंगल जो है ये वाला, ये देख ये फाई है तो आधा हो जाएगा ना ये 5/2, क्योंकि डिफ्लेक्शन ये जो रिफ्लेक्ट करके जा रहा है ना तो ये 5/2 होगा। अगर ये 5/2 है तो ये कितना, जो कि थीटा बोल रहे हो, तो थीटा एक्चुअली में तुम्हारे पास है 5/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5/2। ये कर सकते हो। तो यहां जब रखोगे 2d और साइन और थीटा की जगह क्या रख दोगे? 90 माइनस 5/2। पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अब देख फाई तुम्हें पता है क्योंकि फाई तुमने कितने डिग्री पे डील किया? 50 पे। तो देख ये 25 हो, ये वैल्यू कितनी हो गई? 25। देखो ना यार 5/2 90 माइनस थीटा तो 25 हुई कि नहीं हुई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? प्लीज ढंग से समझ लेना। तो अब देख जरा ये एंगल देख, तो 90 माइनस 25 विच इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 5 बचा और यहां बचा 8, यानी कि 65 डिग्री। तो थीटा कितना होना चाहिए? 65 डिग्री। अब देखो 2 इंटू डी की वैल्यू 0.91 इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा। बात समझ में आ रही है? अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें साइन 55 की डिग्री की वैल्यू निकाल के बता सकता हूं। ये लगभग किसके बराबर होगी? ये आती है साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 लगभग है ना? तो थोड़ा बहुत ज्यादा मान लो। तो ये वैल्यू जो यहां से लैम्डा निकला वो लैम्डा लगभग आया 1.65 के आसपास, अप्रोक्सीमेट आया इतना। और ये लगभग इसी के बराबर हो रहा था। तो अब यहां क्या हुआ? यहां इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन के कौन से नेचर को डील किया है? वेव नेचर को। तभी तो यार इंटरफेरेंस हुआ होगा, मतलब कि एक तरह से दोनों मिल के मैक्सिमम बना रहे होंगे, तो वो इसको सपोर्ट करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का भी यहां पे क्या हो रहा होगा? डिफ्रैक्शन की वजह से एक जगह पे मैक्सिमम मिल रहा होगा जो 55 डिग्री है। ये इसका सपोर्ट है बेसिकली। बात समझ में आई? अब कई बार तुम्हें ऐसा होता है कि तुम्हें ये सब दे दिया जाएगा कि भाई कितने एंगल पे हुआ, कितने एंगल पे मैक्सिमम बन रहा है, यहां से लैम्डा निकलेगा और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये लैम्डा है तो बताओ ये कितने डिग्री, कितने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सीलरेट कराया गया होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है,
ये एक्सिलरेट करा के तो आया होगा। तो अगर सोच मैं तुम्हें लैम्डा यहाँ पे मेंशन कर दूं कोई भी वैल्यू, तो क्या तुम ये निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि अगर लैम्डा मेंशन हो गया तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो हमें पता ही है ना वो ये होती है। तो लैम्डा निकल आया तो यहाँ पोटेंशियल लगता हो तो पोटेंशियल की वैल्यू निकल आएगी। इस पे मिलके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बनते भी हैं और आते भी हैं। तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों चीजें, ये ब्रैग्स लॉ बोला जाता है जो मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। ये थोड़ा तुम्हें कम समझ आएगा क्योंकि तुमने अभी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा। ये वेव ऑप्टिक्स में होता है, वो डिटेल में पढ़ाया जाता है। बट ये जर्मर एंड डेविएशन का एक्सपेरिमेंट तुम्हें समझ आया होगा किस तरह से इन्होंने प्रूव किया। इनका मेन लॉजिक था कि अगर इलेक्ट्रॉन गन से, ये इलेक्ट्रॉन गन बोली जाती है, इससे निकल के आते, अगर उससे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आए तब भी हमें 50 डिग्री पे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, यानी ब्राइटनेस या कह सकते हो इस तरह से हो रहा था नंबर ऑफ, किसकी वजह से? डिफ्रैक्शन की वजह से या इंटरफेरेंस की वजह से। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। इसमें तुम्हें फोटो सेल अपने आप पढ़ना है। इसमें एक और छोटा सा पार्ट दिया है एनसीईआरटी में, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। वो मैं तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट में पढ़ाऊंगा या जब और थोड़ा आगे बढ़ूंगा तब पढ़ाऊंगा। उसमें बेसिकली पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का जो मल्टीप्लाई होता है वो h/2 लैम्डा के बराबर नहीं हो सकता है, जो कि आइंस्टीन ने बोला था। उनकी बातें करेंगे बाद में। एक वो छोटा सा पार्ट अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, जब हम थोड़ा और इक्वेशंस वगैरह पढ़ लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तब उसको पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तुम्हारा पूरा क्लियर है। फोटो सेल आपको अपने आप पढ़ना है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें कुछ नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। तो ये तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। एक्सपेरिमेंट तुम्हें खुद पढ़ने हैं सारे जो भी और हैं उसमें। एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन हाँ जहां नहीं समझ आएगा वो मैं आगे बताऊंगा। और 11 से कोचिंग ओपन हो रही है, तो आई होप अगर 11 से सब कुछ सही रहा तो सब कुछ सेंटर पे ही अब तुम्हारा आगे कंटिन्यू करूंगा। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन अभी संडे को टेस्ट है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, तो आज थोड़ी सी बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर की करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसको डील कर लेंगे प्रॉपर्ली पूरा, यानी कि कल। ठीक है, तो पहले आज थोड़ा सा अभी देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या पार्ट है। ये मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल बात है यार। हम बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर। एक्चुअली जब बहुत पहले की अगर बातें की जाए तो थोड़ी कहानी है, चाहो तो सुना दूं मैं उसमें। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें। काफी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना एक एटम का स्ट्रक्चर दिया और फिर उसके बाद उनका सब गड़बड़ हो गया, काफी सारी चीजें हैं। तो थोड़ा बहुत समझने लायक चीजें हैं। तो सबसे पहले डाल्टन ने एक थ्योरी दी और उन्होंने कहा कि किसी भी मटेरियल की, किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मैं थोड़ी देर बकवास करूंगा, तुम लोग सुन लो बस, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, देखो डाल्टन ने सबसे पहले बोला कि किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक एटम हो सकती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सबसे छोटी क्वांटिटी। हालांकि हमारे यहाँ पे मतलब ये तो खैर बाहर की बात होगी, बट हमारे यहाँ पे शायद कनद ऋषि करके एक बंदे थे, साधु महात्मा टाइप से, उन्होंने बहुत पहले बोला था कि अणु और परमाणु इस तरह की चीजें होती हैं। बट उनके कोई ऐसे लाइक थीसिस तो थी नहीं, उनके कोई पेपर्स तो थे नहीं, तो उनको कोई वैल्यू नहीं मिली। बट डाल्टन ने इसके पेपर्स निकाले और उन्होंने बोला कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर किसी भी मैटर की पॉसिबल है तो वो एक एटम है। तो ये काफी दिन तक चलता रहा और डाल्टन को लोग बहुत मानते थे कि भाई वो एक एटम के बारे में बता रहे हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और सेफ वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, बस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऐसी है। बट इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े और जब हम थोड़े दिन बाद या कुछ सालों बाद जे थॉमसन ने एक अपना मॉडल दिया, जब याद है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, इलेक्ट्रॉन को ढूंढना था। तो जो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ढूंढा तब डाल्टन का लॉ फेल हो गया। डाल्टन का लॉ फेल हो गया, हम लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर वो नहीं बताते कि स्मॉलेस्ट यूनिट तो किस में बातें करते। तो एटम के बाद जो उसके अंदर से जो चीजें निकल के आई वो एक इलेक्ट्रॉन था, जो जे थॉमसन ने प्रूव किया था। अगर तुम्हें याद हो तो 10th क्लास में तुम एक कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ते हो, शायद अगर तुम्हें थोड़ा याद हो, तो जे थॉमसन ने ये बात प्रूव करी। यानी उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो ये बात मानते थे। इवन दैट ऐसा समझो तुम, यार ये स्टोरी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बोलो तो बताऊं। एक्चुअली क्या था कि पहले जमाने के लोग जब कैथलिक टाइम था उस टाइम पे, तो जैसे नहीं आसमान में बिजली लाइक साइन करती है और बादल ऐसे करके गरजते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता था, जो पादरी लोग थे वो डराते थे लोगों को कि भाई गॉड जो है वो नाराज है और ये सब कुछ हो रहा है।
तो उस समय एक बंदा था फ्रैंकलिन, अगर तुमने सुना होगा, तो वो क्या, वो नहीं मानता था उन बातों को। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत हाइट पे, स्काई पे एक कोई फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, उस फिजिकल फिनोमिना की वजह से ये हो रहा है, इसका कोई गॉड से रिलेशन नहीं है। उसकी बातों को लोगों ने माना नहीं, उसको किनारे बैठा दिया गया। बाद में जे थॉमसन ने ऐसा बोला कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट वो अपनी लैब में परफॉर्म कर सकते हो, और करा उन्होंने पूरा का पूरा, और वो काफी सक्सेसफुल रहे उसमें, और उसकी वजह से उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढा। और इसके पहले, मतलब एक तरह से अगर तुम्हें थोड़ा याद हो, मैं थोड़ा सा तुम्हें, इसका कोई हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, बेकार है, मतलब ये ऐसे था, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। एक्चुअली ऐसे ट्यूब बनाई थी उन्होंने, ठीक है, और ये बहुत हाई वोल्टेज रखा था, और जब हाई वोल्टेज रखा तो इसके अंदर गैस भर दी थी उन्होंने, एक सेक्शन पाइप लगाया था, यहाँ पे गैस भरी, और इस गैस में क्या किया उन्होंने, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकले इस जगह से, तो वो इलेक्ट्रॉन इस गैस के पार्टिकल्स को हिट कर रहे थे, है ना। तो यहां से उनको इस तरह से लाइटिंग होती हुई दिखाई थी, जैसे कि स्काई पे बहुत ज्यादा पहले हुआ करती थी ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, समझ आती मेरे पास, ऐसे लाइटिंग हो रही थी, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन थे। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन, अब फिर इन्होंने बहुत कुछ किया इस पे, फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा एक पैडल व्हील लगा दिया, पैडल व्हील घूमने लगा, क्रॉस लगा दिया, उसकी शैडो बन गई, XYZ बहुत कुछ इसमें आया था, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल नॉलेज दूंगा, समझाऊंगा किस तरह से क्या क्या है, ठीक है। तो ये इन्होंने किया, मैं अभी तुम्हें केवल इतना बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि इन्होंने क्या पूरा एक्सपेरिमेंट किया, सब बताते, बट थोड़ी कहानी सुन लो। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लिया, बट इनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारा जो एटम का तुम बोल रहे हो कि उससे भी छोटी क्वांटिटी के इलेक्ट्रॉन है, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इन्होंने कहा कि एटम जो है बेसिकली वो कुछ इस तरह की चीज है कि उन्होंने कहा कि वो एक सर्कुलर टाइप की चीज होती है, और वो एक सर्कुलर पॉजिटिव स्फीयर है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली उसमें बीज की तरह फैले हुए हैं। प्लम पुडिंग मॉडल ये थॉमसन का, याद है कि नहीं, पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का, और उसके अंदर जो सीड्स हैं उसके, वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, वो इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये उन्होंने बोला। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है पक्का। तो पहले कौन आया, डाल्टन। डाल्टन का जो लॉ था या हाइपोथेसिस थी वो फेल किसने करी, जे थॉमसन ने। बट जे थॉमसन एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे एक चीज हो गई थी। एक चीज का मतलब ये कि जैसे स्पेक्ट्रम ढूंढे जा चुके थे, कि लाइक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, इन सब की बातें हो चुकी थी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए जे थॉमसन, तो इसलिए इनका मॉडल फेल हो गया। इनका फेल हुआ तो फिर एक और बंदा आया आगे सामने, रदरफोर्ड, सुना होगा। रदरफोर्ड ने बेसिकली उस समय लाइक काफी सारा चल रहा था न्यूक्लियस के बारे में, तो उन्होंने काफी कुछ ढूंढा, है ना। ये है तो काफी अच्छी स्टोरी। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर पे रखते हैं ताकि डिटेल में थोड़ा तो मैं समझा पाऊँ, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। इसका पहले ये तुम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा खत्म करो, जे थॉमसन वाला पूरा। कल इसका एक बेहतरीन 1-1.5 घंटे का लेक्चर बना के तुम्हारा वो सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। ओके, चलो।